इकोनॉमी अक्सर हमें एक पहेली जैसी लगती है ना। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक सीधी सादी मशीन की तरह देख पाएं, जिसके सारे पुर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। रे डालियो के मॉडल का इस्तेमाल करके हम इस मशीन को खोल कर देखेंगे कि असल में काम कैसे करती है। चलिए शुरू करते हैं। और रे डालियो की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। इस मॉडल को समझना सिर्फ कोई थ्योरी पढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल टूल है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि असल दुनिया में आर्थिक संकट और तेजी के दौर क्यों आते हैं और वो हम सब पर असर कैसे डालते हैं। तो चलिए, किसी भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह ही इकोनॉमी भी ना बहुत ही सिंपल हिस्सों से बनी है। और इस पूरी मशीन के दिल में जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल पुर्जा है जो हर चीज को चलाता है, वो है लेन देन। सोचिए, हम सब हर दिन कितने ही लेन देन करते हैं, अक्सर तो बिना सोचे समझे ही। हर बार जब कोई चीज खरीदी जाती है तो एक लेन देन बनता है। और पूरी इकोनॉमी, सच पूछे तो इन जैसे करोड़ों अरबों लेन देन का टोटल ही तो है। इसे समझना ही पूरे सिस्टम को समझने की चाबी है। और यहीं पर वो गोल्डन रूल आता है जो इस पूरी मशीन को चलाता है। एक का खर्च दूसरे की आमदनी है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन पैसे का यही लगातार बहाव उन बड़े साइकिल्स को बनाता है जो हमारी इकोनॉमी को ऊपर और नीचे लेकर जाते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो अब आते हैं मशीन के सबसे जरूरी, सबसे ताकतवर और अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्से पर, क्रेडिट। ये ही वो इंजन है जो इकोनॉमी में सबसे बड़े उतार चढ़ाव लाता है। अच्छा, क्रेडिट कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए अमेरिकन इकोनॉमी को देखते हैं। वहाँ सर्कुलेशन में लगभग $3 ट्रिलियन असली पैसा है, लेकिन क्रेडिट की मात्रा करीब $50 ट्रिलियन है। ये जो फर्क है ना, यही चौंकाने वाला है। और यही वजह है कि क्रेडिट ही इकोनॉमी को चलाने वाला असली इंजन है। तो फिर पैसा और क्रेडिट में फर्क क्या है? देखिए, पैसा लेन देन को तुरंत खत्म कर देता है, लेकिन क्रेडिट भविष्य में पेमेंट करने का एक वादा है। बार वाले उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। जब आप क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं तो एक असेट और एक लायबिलिटी दोनों एक साथ बन जाते हैं, जो तब तक रहते हैं जब तक बिल चुका नहीं दिया जाता। तो ये क्रेडिट एक ऐसा साइकिल कैसे बनाता है जो खुद ब खुद बढ़ता जाता है? ये बहुत सिंपल है। कोई उधार लेता है जिससे वो ज्यादा खर्च कर पाता है, उसका खर्च किसी और की आमदनी बन जाता है। अब बढ़ी हुई आमदनी से वो दूसरा इंसान और भी ज्यादा उधार ले सकता है और फिर और ज्यादा खर्च कर सकता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो इकोनॉमी को तेजी तो देता है, लेकिन यही उन साइकिल्स को भी जन्म देता है जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो जब हम इन सारे लेन देन और क्रेडिट की पावर को एक साथ मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि 3 मेन फोर्सेस हैं जो इस पूरी आर्थिक मशीन को चलाती हैं। और जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं ना, तो हमें इकोनॉमी को समझने का एक जबरदस्त टेम्पलेट मिल जाता है। सबसे पहली और बेसिक फोर्स है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। देखिए, लॉन्ग टर्म में हमारा ज्ञान और हमारी मेहनत ही हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। ये एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन की तरह है और लंबे समय में यही सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन असल जिंदगी सीधी लाइन में तो चलती नहीं। दूसरी फोर्स शॉर्ट टर्म डेट साइकिल इस प्रोडक्टिविटी लाइन के आसपास उतार चढ़ाव पैदा करती है। ये साइकिल लगभग 5 से 8 साल तक चलता है और ये चलता है क्रेडिट की वजह से। जब क्रेडिट आसानी से मिलता है तो इकोनॉमी फैलती है, जब नहीं मिलता तो मंदी आती है। और फिर इन सब के ऊपर आते हैं सबसे बड़ी, सबसे लंबी ताकत, लॉन्ग टर्म डेट साइकिल, जो 75 से 100 साल तक चलता है। और जैसे ही हम इन तीनों फोर्सेस को एक साथ मिला देते हैं, हमें इकोनॉमी का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। एक ऐसा नक्शा जो हमें दिखाता है कि हम कहां से आए हैं, हम अभी कहां हैं और सबसे जरूरी, हम आगे कहां जा सकते हैं। तो चलिए आप जरा इस लॉन्ग टर्म साइकिल पर फोकस करते हैं। दशकों तक कर्ज इनकम से तेजी से बढ़ता है, लोगों में उम्मीदें बढ़ती हैं और एसेट्स की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। हर कोई ज्यादा उधार लेता है क्योंकि लगता है कि ये अच्छा समय तो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए चल नहीं सकता। हिस्ट्री में ऐसे कई उदाहरण हैं जब ये कर्ज का गुब्बारा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फिर फटा। ऐसा 1929 में अमेरिका में हुआ, 1989 में जापान में और हाल ही में 2008 में पूरी दुनिया में। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है।
इस पीक के बाद जो होता है उसे डीलेवरेजिंग कहते हैं। तो ये डीलेवरेजिंग क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये कर्ज कम करने का एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग और सरकारें खर्च में कटौती करते हैं, जिससे इनकम गिरती है और एसेट्स की कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाती हैं। इसका नतीजा होता है नौकरियों का जाना और बिजनेस का बंद होना। ये एक आम मंदी से कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर होता है। तो एक नॉर्मल मंदी और डीलेवरेजिंग में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, एक आम मंदी में सेंट्रल बैंक उधार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम कर सकता है, लेकिन डीलेवरेजिंग में ब्याज दरें पहले से ही जीरो के करीब होती हैं। तो वो हथियार तो अब आपके पास है ही नहीं। कर्ज का बोझ इतना ज्यादा होता है कि कम दरें भी कोई खास मदद नहीं कर पाती। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स क्या कर सकते हैं? उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो खर्च में कटौती करें, कर्ज कम करें, अमीरों से गरीबों में धन का पुनर्वितरण करें, या फिर बस पैसा छापे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से हर एक तरीका अपने आप में काफी दर्दनाक और कंट्रोवर्शियल है। तो असली चैलेंज आता है इन चारों तरीकों के बीच एक सही बैलेंस बनाने में। और अगर पॉलिसी मेकर्स ऐसा कर पाते हैं तो वो जिसे ब्यूटीफुल डीलेवरेजिंग कहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है, लेकिन इसके जरिए कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होता है, इकोनॉमी वापस ग्रोथ की पटरी पर लौटती है और एक बड़े सामाजिक उथल-पुथल से बचा जा सकता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मॉडल से हमें क्या सीखना चाहिए? इसे हम 3 बहुत ही सिंपल रूल्स में समझ सकते हैं, और ये रूल्स हर किसी पर लागू होते हैं, चाहे वो एक आम इंसान हो या कोई सरकार। रूल नंबर 1, अपने कर्ज को अपनी इनकम से ज्यादा तेजी से कभी मत बढ़ने दीजिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी उतना ही आसान है, क्योंकि आखिर में ये कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आपको डुबो देगा। रूल नंबर 2, अपनी इनकम को अपनी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा तेजी से मत बढ़ने दीजिए। अगर इनकम असल उत्पादन से ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में कोई भी देश या इंसान अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो देता है। मतलब आप जितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उससे ज्यादा कमाना, ये लॉन्ग टर्म में टिक नहीं सकता। और रूल नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कीजिए, क्योंकि लंबे समय में सिर्फ और सिर्फ यही चीज मायने रखती है। प्रोडक्टिविटी ही जीवन स्तर को ऊपर उठाती है और असली खुशहाली लाती है। तो अब जब हमारे पास इकोनॉमी का ये टेम्पलेट है, ये नक्शा है, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या आज कर्ज इनकम से तेजी से बढ़ रहा है? क्या इनकम प्रोडक्टिविटी से आगे निकल रही है? इस मॉडल का इस्तेमाल करके हम न केवल अपने आज का विश्लेषण कर सकते हैं, बल्कि आने वाले कल के